नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो पर बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो भर्ती निकाली गई है उसके द्वारा। मतलब कि जो लॉ स्टूडेंट है उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है विधिक रचनाकार। आपको बता दो कि हाल ही में जो भी लॉ स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है वो इस भर्ती के लिए अप्लीकेबल है। और आपको बता दो इसी के साथ में जो पद है इसके वो पद है कुल पद 9। मतलब कि विधि रचनाकार के कुल 9 पदों पर वैकेंसी निकली गई है और साथ में यह भी बता रखा है कि जो पद है वो स्थायी है और विभाग द्वारा प्राप्त कुल रिक्त पदों में से पदों की कमी या वृद्धि की जा सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। और जो भी आपका कास्ट है उसके तहत किसमें कितनी वैकेंसी है सारा आपको यहाँ दे रखा है, आप आराम से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, मेन पॉइंट की ओर बात करते हैं, क्या रहेगा अपना सिलेबस, क्या रहेगा इसकी चयन प्रक्रिया जो भी है, चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो आपको बता दूं बैचलर ऑफ लॉ 2 इयर्स कोर्स अंडर द ओल्ड स्कीम। अगर किसी ने ओल्ड स्कीम के अंदर लॉ कर रखा है तो उसकी 2 साल का कंप्लीट होना जरूरी है। वहीं अगर उसने न्यू स्कीम के तहत लॉ कर रखी है तो उसका 3 साल का कंप्लीट होना जरूरी है। और वो भी ऐसी नहीं कि कोई सी भी यूनिवर्सिटी, मतलब कि उसके लिए यूनिवर्सिटी होनी चाहिए एस्टेब्लिश बाई लॉ इन इंडिया। ठीक है, उसे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हर किसी भी करके आ जाए। अब बात करते हैं अगली एलिजिबिलिटी की कि मस्ट हैव हैड इंग्लिश एंड हिंदी। उसको जानना, उसको आवश्यक है इंग्लिश एंड हिंदी एज द सब्जेक्ट एटलीस्ट वन देम बीइंग ऑप्शन इन द बीए एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है उसने अपनी बीए, जो उसने बीए करी है उसमें उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट एक तो होना ही चाहिए। वो हिंदी हो सकता है या इंग्लिश हो सकता है। एट लीस्ट वन, आपको दिख रहा है एट लीस्ट वन देम बीइंग ऑप्शनल, ये तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो वह इसके लिए पात्र है। अब बात करते हैं इसकी शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या कह रहा है ये। उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। मतलब कि कोई लॉ कर रहा है, लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो वह भी व्यक्ति पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व, मतलब कि जब इसका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू से पहले उसकी शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब कि उसे अपना प्रमाण देना होगा कि हाँ मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या मैं इसके फाइनल ईयर में चल रहा हूँ। ठीक है, दूसरा बता रहा है ये साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक उसका पहला दिन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी बता रहा है अल 11 के जो 4200 रुपए है उसके तहत सैलरी दी जाएगी। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी आयु सीमा की, क्या इसमें आयु रहेगी। तो आपको बता दूं 1/1/2005 को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसकी आयु रहेगी। मतलब कि कोई जो व्यक्ति 1/1/2025 को 21 वर्ष पूर्ण कर लिया हो और अधिकतम 40 वर्ष हो उसकी, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये इसकी है। अब बात करते हैं अगर कोई एज रिलेक्शन भी दे रखा है इसमें, तो आप अपनी कास्ट के हिसाब से देख सकते हो, 5 का 10 का। ठीक है, अधिकतम आयु में छूट दे रखी है इसने। चलते हैं सेकंड पेपर की ओर। ये कुछ पॉइंट है आप देख सकते हो। और फिलहाल मैं आपको बता दूं अगर आपको इसका ऑफिशियल जो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप जाइए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर और वहां आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर देखोगे, एडवर्टाइजमेंट देखोगे तो वहां आपको ये भर्ती शो हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड करके आसानी से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया के। भाई साहब सबसे मेन यही है कि सिलेबस क्या है और जिसका चयन कैसे होगा, तो आपको चयन बता देते हैं। तो इस बात करते हैं चयन की, तो चयन बात कर रहा है कि अभ्यर्थियों का चयन, जो स्टूडेंट हैं उनका चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। मतलब कि आपकी जो पहला एग्जाम होगा वो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आप सिलेक्ट होते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए कास्ट किया जाएगा। ठीक है, आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। ठीक है, संबंधित सेवा नियम के नियम 24 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों के नाम राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अनुसूचित किए जाएंगे। ठीक है, ये आपको पढ़ना है।
अब बात रही कि इसका परीक्षा का सेंटर कहाँ रहेगा, तो ये साफ साफ कह रहा है कि परीक्षा का स्थान और तिथि संबंध में यथास्थिति सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके सिलेबस की ओर बात करते हैं कि सिलेबस कैसा रहेगा और क्या आपको पढ़ना है, क्या इसका एग्जाम रहेगा। तो मेन काफी कुछ अच्छा दिख रहा है। क्या बता रहा है, द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन शेल इंक्लूड द फॉलोइंग सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और इन एनी अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है उसका उनको हिंदी अर्थ करना होगा, मतलब ट्रांसलेशन करना होगा एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी तो कंपलसरी है, ये तो आपको करनी ही करनी है। और इसमें कुछ और बता रहा है कि कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड, उनको आवश्यकता है टू ट्रांसलेट इनटू हिंदी और सम अदर लैंग्वेज, हिंदी के तो अलावा हिंदी में तो करनी है और साथ ही साथ सम अदर लैंग्वेज, कुछ दूसरी भाषाओं का भी। पैसेज फ्रॉम प्रेस कम्युनिकेशन, जो कि पैसेज होंगे कहां से होंगे, प्रेस कम्युनिकेशन, प्रेस आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, लेजिस्लेशन, रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन एंड द एंड टू एक्सप्लेन कॉमन एक्सप्रेशन क्लैटेज एक्स्ट्रा इन यूज इन सच कंपोजिशन। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज मतलब कि जो आपका ट्रांसलेशन होगा वो कहाँ कहाँ से आएगा, ये सारा कुछ इसमें बता रखा है। अब जो दूसरा है वो कह रहा है कि ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी और अदर पर्टिकुलर लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेशन रहेगा हिंदी से अदर पर्टिकुलर लैंग्वेज इनटू हिंदी के अंदर उनको करना पड़ेगा। मान लीजिए हिंदी के अलावा और अगर कोई और भी आपके पास लैंग्वेज मिलती है तो उसके अलावा आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, कैंडिडेट शेल बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और सम अदर लैंग्वेज पैसेज फ्रॉम प्रेस आर्टिकल स्पीच एक्स्ट्रा, जो भी है इसमें। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि द टाइम अलाउड फॉर द टू रिटन पेपर्स, मतलब कि आपका पहला पेपर और दो पेपर, आपके 1 बाय 1 दो पेपर होंगे। ठीक है, इसके साथ भी जो आपको टाइम पीरियड होगा वो 3 घंटों का ईच पेपर। ठीक है, ईच हो, प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 घंटों का समय दिया जाएगा। जब आपका पहला पेपर होगा तो आपको 30 घंटे दिया जाएगा, दूसरा पेपर होगा 3 घंटे दिया जाएगा, और ये बैक टू बैक आपका दोनों एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी ये नहीं अलग से दूसरे दिन देना पड़ेगा, नहीं सेम डे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है और आपको बता दूं, कुल मिला के ये जो है 100 मार्क्स के ये पेपर हैं। एक सेकंड अपन चलते हैं वापस। हाँ, तो ये देख लीजिए 100 मार्क्स के ये पेपर हैं, कुल मिला के 200 मार्क्स का ये पेपर है। ठीक है, अब द टाइम अलाउड फॉर द टू रिटन पेपर शेल बी 3 hours each. Deduction will be made from marks assigned to candidate on account of bad handwriting. भाई साहब ये एक बात और कह रहा है, डिडक्शन विल बी मेड किया जाएगा फ्रॉम मार्क्स असाइन टू कैंडिडेट ऑन अकाउंट बैड, अगर कोई बैड हैंड राइटिंग करता है तो उसके डिडक्शन भी किया जाएगा, विल भी मेड किया जाएगा, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपका जो होगा वो होगा 25 नंबर का, मतलब कि आपको उसमें 25 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है बात कर लेते हैं इस पे। कैंडिडेट who obtains such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the commission in their direction shall be summoned by them for an interview for a personality test which will carry 25 marks। क्या कह रहा है कि कैंडिडेट who obtains such minimum, जो कोई विद्यार्थी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स गेन कर लेता है रिटन एग्जामिनेशन देने के बाद में, उसे कमीशन के द्वारा डायरेक्शन सेल भी सम्मन उसको बुलाया जाएगा बाय देम उनके द्वारा फॉर एन इंटरव्यू, उनके जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट के लिए, और जो कि उसमें आपको 25 मार्क्स का होगा लाना होगा। ठीक है, द कमीशन मेड इन इट्स डायरेक्शन अवार्ड ग्रेस मार्क्स अप टू 1 इन ईच पेपर एंड अप टू 3 इन द एग्रीगेटेड। ठीक है, the commissioner may fix minimum qualifying marks in the written examination for the scheduled caste and the scheduled tribes candidate lower than what। ठीक है, ये कुछ है आपको इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये बता रहा है कि आवेदन की प्रक्रिया कब स्टार्ट होगी, तो आवेदन की प्रक्रिया भाई साहब आपको बता दूं, आवेदन की जो प्रक्रिया है
वो स्टार्ट होगी 5 जनवरी 2024 से लेकर 4 फरवरी 2024 तक के रात की 12 बजे तक ये आवेदन प्रक्रिया चालू रहेगी। आवेदन आप कहाँ से कर सकते हो, तो आपको बता दूं, आप आवेदन राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ फीस की। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया इसमें आपको बता रखी है, ऐसे ऐसे आपको आवेदन करना है। अब बात करते हैं आपकी फीस की। इसमें फीस क्या रहेगी, तो भाई साहब चलते हैं थोड़ा, ये अपन चलते हैं फीस की ओर। तो आपको दिख रहा है सामान्य अनारक्षित पिछड़ा वर्ग क्रिमिनल अति पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगी 500-600 रुपये फीस, 600 रुपये। ठीक है, और अदर के लिए 400 रुपये इसमें फीस करी गई है, आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा है, मैंने फिलहाल नई नई जो लेटेस्ट अपडेट वो आपको दे दी है। और जो भी आप अधिक जानकारी के लिए मैं आपको कहता हूं, आपको राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहां से इस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आराम से रीड कर सकते हो, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और अधिक जानकारी के लिए आप अवलोकन करते रहे इस चीज का। ठीक है, और कुछ अगर नई अपडेट आती है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।